आज देख 15 और 16 अगस्त 2 दिन की न्यूज़ की बात करें तो एक तो जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है जो मोदी जी ने घोषित किया उसको लेके है। एक सिक्किम की न्यूज़ आई है कि सिक्किम में जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स है ना, तिब्बत के जो बुद्धिज्म के अपन लोग बोलते हैं, उनमें से जो कर्मापा है, जो कयूगू करके जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके जो हेड है उनको वापस लाने के ऊपर बात है। एक देशभक्ति करिकुलम के ऊपर बात है जो यहाँ पे दिल्ली में शुरू होने वाला है। कुछ श्रीलंका की बात आई है कि श्रीलंका में जो फोर्थ वेव चल रही है कोरोना की, उसको लेके कुछ न्यूज आई है। एक आई है इंडिया की रामसर साइट्स को लेके कि अभी जो 4 रामसर साइट्स हैं इंडिया में बढ़ गई हैं। एक एक न्यूज आई है मेघालय को लेके। और फिर विदेशी संबंधों को लेके एक आर्टिकल आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो, बाय द वे उसमें डिफाइन अच्छे से नहीं किया उन्होंने लेकिन आर्टिकल अच्छा है। और एक आर्टिकल आया है जो पार्टीशन जो हॉरर रिमेम्बरेंस डे इसको लेकर एक आर्टिकल भी आया है। दूसरी तरफ ओला के बारे में भी न्यूज आई है। एक गुजरात का जो पीपीपी मॉडल है जो रेसिडेंशियल स्कूल्स में वो इम्प्लीमेंट करेगा उसको लेकर न्यूज है। तो ये सब आज कवर करनी है और भी बहुत सारी चीजें हैं तो आज कवर करते हैं 2 दिन का। हम्म। तो पहले से अगर शुरू करें तो पहली आई है कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएगी इंडियन गवर्नमेंट। अब ये इंडियन गवर्नमेंट किस लिए मनाएगी, क्योंकि अपन उस टाइम के पार्टीशन के समय क्या क्या ऐसी चीजें थी, मतलब कैसा हॉरर रहा था उस टाइम पे, उस सबको रिमेम्बर करने के लिए मनाया जाएगा 14 अगस्त को ये डे। और अगर बाय द वे अगर उस दिन की बात करें तो 14 अगस्त जब 1947 की बात करते हैं तो 2 मिलियन से ज्यादा लोग थे जिनकी डेथ हुई थी। तकरीबन 1 मिलियन महिलाएं थी जिनका रेप हुआ था या जिनको उठा लिया गया था और मतलब किडनैप कर लिया गया था। और 20 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे थे जो डिस्प्लेस हो गए थे एक से दूसरी जगह। और बहुत ज्यादा, और मोस्टली अगर कहा जाए ना ब्रो, तो ये हुआ बंगाल और और पंजाब वाले रीजन में ही था, क्योंकि बंगाल और पंजाब ये 2 मेन रीजन ही थे जिनमें पार्टीशन के में डिस्प्लेसमेंट का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। तो इस न्यूज में तो इतना ही है कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएगी इंडियन गवर्नमेंट अब हर साल आज से। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो एक आई है सिक्किम की तरफ से कि सिक्किम के जो सीएम है उन्होंने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है और केंद्र सरकार भी जो करमापा है उनको इंडिया में वापस लाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब करमापा कौन है, देखो तिब्बत में 4 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं बुद्धिज्म के, 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बुद्धिज्म के। एक है निंगमा, दूसरा है काइग्यू, थर्ड है शक्या और फोर्थ है गैल्यूक। जो अपन लोग दलाई लामा देखते हैं वो गैल्यूक स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित है बाय द वे बुद्धिज्म के। अब जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स अभी मैंने बताया काग्यू, उसमें क्या ना, काग्यू बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट 12th सेंचुरी में आके बना था और उसके इस समय जो हेड है वो कर्मापा है जो इंडिया में 2017 तक रहे। बाय द वे जब तिब्बत का इन्वेजन हुआ था तो दलाई लामा कर्मापा ये लोग सब इंडिया में आ गए थे। 2017 तक कर्मापा इंडिया में थे बट इंडिया में गवर्नमेंट ने उन्हें उतनी रिकॉग्निशन नहीं दी, या उनके साथ में अभी 1-2 केसेस भी हो गए थे बीच में तो वो इंडिया छोड़ के चले गए थे 2017 में। तो अभी सिक्किम में जो काग्यू जो स्कूल ऑफ थॉट है बुद्धिज्म का उसको मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो सिक्किम के सीएम ने कहा है कि हम लोग कर्मापा को वापस लेके आएंगे, क्योंकि जो गारपोहा क्योंकि काग्यू जो बेसिकली उनकी रिचुअल होता है उसको गारपोहा कहा जाता है। तो गारपोहा है वो बिना उनके हेड के नहीं हो सकता, तो उसको कर्मापा आके अगले साल तक कोशिश की जाएगी वो जो गारपोहा है वो आके इंडिया में करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज को करने में उनका साथ देगी। तो दैट्स ऑल, इसमें तो यही कहा गया है। हम्म। अब एक नेक्स्ट की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी समझ लिया है कि वोट बैंक अगर तुम्हें अटैक करना है तो तुम्हें देशभक्ति और पेट्रियटिज्म पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देशभक्ति करिकुलम दिल्ली के स्कूलों में शुरू किया जाएगा, ये केजरीवाल ने कहा है कि वहां पे अपनी देश की वैल्यूज, देश की इंपॉर्टेंस, जो प्राइमरी गोल्स होते हैं देश में कल्चर्स कैसे कैसे हैं, कैसे अपन इवॉल्व हुए हैं, ये सब चीजें बताई जाएंगी बेसिकली धीमे धीमे करके। तो यही है कि देशभक्ति करिकुलम अगर बात की जाए कहाँ शुरू किया जाएगा तो वो दिल्ली में शुरू किया जा रहा है, दिल्ली के स्कूल्स में देशभक्ति करिकुलम। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है गुजरात की तरफ से कि गुजरात के जो रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाएगी गुजरात सरकार
और उनको पीपीपी मॉडल पे बनाएगी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। इनमें क्या होगा ना, जो बेस्ट लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, और ये स्कूल्स बेसिकली जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनके लिए ही ये डेवलप किए जा रहे हैं, जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होंगे। अभी क्या ना, गुजरात सरकार ने एक चीज और घोषणा की है कि जब ये स्कूल बन जाएंगे तो इनमें फीस कम रहे, या ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि सस्ता ही रहे, फ्री ही रहे, बट इनमें बेसिकली फीस कम रहे, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट हर बच्चे पर तकरीबन 60,000 रुपए पर ईयर देगी प्राइवेट एंटिटीज को, जिससे बच्चों के लिए इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट लर्निंग इंफ्रा और बेस्ट लर्निंग स्ट्रक्चर बनाया जा सके, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल की लर्निंग प्राप्त कर सके, और वो भी कम से कम दर पे। ये कोशिश किया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। दैट्स ऑल। दिल्ली को ही लेके एक न्यूज और है कि दिल्ली में यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मैच करने वाली रोड्स बनाई जाएंगी 2023 तक, तकरीबन 540 किलोमीटर। अब यूरोपियन स्टैंडर्ड से क्या मतलब है कि रोड होगी जो कम से कम 4 लेन रोड होगी, उसके बीच में भी ग्रीनरी होगी, साइड में भी ग्रीनरी होगी, फुटपाथ के एरिया अलग होंगे, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की एरियाज अलग होंगे। और बाय द वे अभी मैं रघु शिलोंग की बता रहा था ना, शिलोंग में भी सेम सीन है। शिलोंग में ऐसे टाइप की रोड्स हैं, बट क्या है ना कि जब अपन नदर्न इंडिया की बात करते हैं तो उसमें ऐसी रोड्स या ऐसी स्टेट्स में ऐसी रोड्स नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी कि 2023 तक 540 किलोमीटर रोड्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बनाई जाए दिल्ली में। और अभी अगर बात की जाए तो दिल्ली में 80 किलोमीटर की ऐसी रोड्स हैं, बट उनको अगले 2 साल में 540 किलोमीटर करना है। दैट्स ऑल, इसमें तो ये था। अब एक रिपोर्ट आई ना, उसमें कहा गया कि एनसीआरबी ने कहा था, देखो अभी मैरिटल रेप बहुत ज्यादा न्यूज में है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें मैरिटल रेप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो इवन यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी। तो एनसीआरबी ने अभी कहा था ना कि महिलाओं के प्रति होने वाले 70% जो केसेस होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस में भी स्पेसिफिकली मैरिटल रेप टॉप पे रहता है। तो अभी अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को बैन करके रखा है। इंडिया उन कुछ गिनी चुनी कंट्रियों में से है जिसने मैरिटल रेप को अभी तक बैन नहीं किया है, क्योंकि जब अपन रेप की बात करते हैं ना, तो सेक्शन नंबर 375 है जो रेप से रिलेटेड है, उसके क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि 15 साल से ऊपर उम्र के अगर तुम हो, और अगर तुम पति पत्नी हो, और अगर तुम में इंटरकोर्स होता है, तो वो किसी भी तरीके से मैरिटल रेप में नहीं माना जाएगा। मतलब लड़की का कंसेंट हो या ना हो, अगर उसने तुमसे शादी कर ली है तो उसका कंसेंट है, यही माना जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये 15 साल किस लिए रखी गई है उम्र? क्योंकि अपने आप बाल विवाह और ये सब चीजें भी हो जाती हैं, तो इस वजह से इसको 15 साल रखा गया। अब सोचो, ये करिकुलम ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था 1860 में, और इवन दो यूके ने भी उसको अब गैर कानूनी घोषित कर दिया है, और इंडिया आज तक इसको कानूनी मानती है। अब यहां की बात करें ना, तो सभी कोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग, इस समय क्या है, अलग अलग कोर्ट के अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं मैरिटल रेप को लेके, और हर कोर्ट अपना एक अलग डिसीजन दे रहा है मैरिटल रेप को लेके। कोई कह रहा है कि नहीं इसको हट जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं इसको बने रहना चाहिए। तो अभी में भी ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इन सब केसेस को ले लेगा, और सुप्रीम कोर्ट एक मिला जुला फैसला देगा मैरिटल केसेस के ऊपर। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट कब तक करता है। बस अपन को एग्जाम के लिए जानना ही जरूरी है कि जो सेक्शन नंबर 375 है उसका सब क्लॉज 3 में ये मैरिटल केस को वैध माना गया है इंडिया में 15 साल के ऊपर। दैट्स ऑल। अब एक न्यूज और आई है, जिसमें न्यूज क्या बेसिकली ये आई है कि 15 अगस्त को जो मेडल्स वगैरह बंटते हैं ना, देखो होता क्या ना, आर्मी मेडल्स में मेन मेडल्स होते हैं परमवीर, महावीर और वीर चक्र, जो कि अगर वॉर में तुम्हारे ट्रूप्स के जिन्होंने शौर्य दिखाया हो, जिन्होंने पराक्रम दिखाया हो, तो वॉर मेडल्स होते हैं। अगर तुम्हारी इंडिया वॉर में होती तो ये 3 मेडल मिलते हैं, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। और दूसरी तरफ अगर पीस टाइम में कहा जाए, जैसे इस समय पीस टाइम चल रहा है, तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये 3 मेन होते हैं। तो इस समय अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र बांटे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में। अभी अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र बांटे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 15 अगस्त को।
तो इसमें बताया गया है कि एक अशोक चक्र दिया गया है, एक कीर्ति चक्र दिया गया है, 9 मिलिट्री के जो शौर्य चक्र है मिलिट्री के लोगों को दिए गए हैं, और टोटली 15 शौर्य चक्र बांटे गए हैं। और बाकी देखो उनके अलावा अलावा भी जो वायुसेना के होते हैं, सेना के मेडल 120 अलग दिए गए हैं, नेवी को 5 मेडल दिए गए हैं, तो ये सारे मेडल बांटे गए हैं बेसिकली। मतलब यहाँ पे तो केवल इतना ही है, अपन को बस ये जानना जरूरी है कि ये सारे मेडल्स 15 अगस्त को बांटे जाते हैं। और वॉर के टॉप 3 मेडल्स होते हैं परमवीर, महावीर, वीर, और पीस टाइम के होते हैं अशोक, कीर्ति और शौर्य। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें यहाँ पे, तो एक आई श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका में अभी 4th वेव ऑफ कोरोना चल रही है, और तकरीबन तकरीबन 3000 से ज्यादा केसेस उनके यहाँ डेली आ रहे हैं। अपने यहाँ सुनने में कम लगता है 3000, बट श्रीलंका जैसे छोटे से देश के लिए, क्योंकि अपने एक एक राज्य श्रीलंका से बड़ा है, तो श्रीलंका जैसे छोटे देश के लिए 3000 केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उन्होंने इंडिया से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी, जो कि इंडिया श्रीलंका को सप्लाई करने वाला है। तो दैट्स ऑल, इसमें तो यही न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है अर्थक्वेक को लेकर, कि अभी क्या ना, हेती में एक अर्थक्वेक आया है 7.2 मैग्नीट्यूड का। ओशियानी, जो ओशियाना कंट्रीज होते हैं ना, वहां पे हेती एक देश है, उसमें आया। तो 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है हेती में। दैट्स ऑल, केवल यही जानना जरूरी था कि ओशियानिया में है ये। और अगर वहां के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो हेनरी है जो वहां के प्रेसिडेंट है, और इवन तो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हेनरी है, दोनों का नाम हेनरी है। अब अगर एक बार अगर अर्थक्वेक की थोड़ी सी बात कर लें, तो सबसे ज्यादा हायर रिक्टर स्केल का, रिक्टर स्केल वो स्केल होती है जिस पर अर्थक्वेक मापा जाता है, तो 9.6 स्केल का रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था अभी तक। सबसे ज्यादा तेज चिली में आया था 1960 में। सेकंड कहा जाए तो यूएसए पे आया था सबसे ज्यादा तेज, और थर्ड कहा जाए तो वो सुमात्रा और इंडियन ओशियन के एरिया में आया था 2004 में। अब अगर कहा जाए ना कि अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा आज तक किस देश को नुकसान हुआ है, तो वो हुआ है जापान को। जापान के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है अर्थक्वेक में कई बार। और लेकिन जापान वाले ऐसे वो खड़ा भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। और दूसरी जगह अगर कहा जाए ना कि अभी तक सबसे ज्यादा डेडलीस्ट अर्थक्वेक कहाँ आया है, तो वो आया था 1956 में चाइना में। अर्थक्वेक में 8 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे एक ही अर्थक्वेक में। तो अगर सबसे ज्यादा तेज कहा जाए तो चिली में, सबसे ज्यादा नुकसान की बात की जाए तो जापान में, और सबसे ज्यादा मरे या डेडलीस्ट की बात की जाए तो वो चाइना में। दैट्स ऑल। और अभी हेती में आया है, बस इतना ही जानना जरूरी है इसके लिए। अब एक न्यूज आई है रामसर साइट्स को लेके। इंडिया में अभी क्या है, 4 नई रामसर साइट्स घोषित कर दी गई है। रामसर साइट्स वो एरिया होती हैं, देखो हम बताएं, 1971 में 2 फरवरी को ईरान की एक रामसर करके जगह थी, जहां पे सारे देशों ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया कि रामसर एग्रीमेंट। और उस दिन को आज भी अपन लोग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाते हैं। अब रामसर साइट क्या होती है ना, ऐसी जगह जो दलदली इलाके हैं, जिनमें कार्बन वगैरह जमा हुआ है, जिनमें अंदर कार्बन है, वो दलदली इलाके उन कार्बन को अंदर रोके हुए हैं। अगर वो दलदली इलाके खत्म हो जाते हैं तो वहां से इतना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होगा कि वो अपनी इकोलॉजिकल और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। पूरा इन्वायरमेंट बदल के रख देगा वो दुनिया की, और पूरी इकोलॉजी को खराब करके रख देगा। काफी स्पीसीज मर जाएंगी अगर इतना ज्यादा कार्बन वायुमंडल में आ जाता है तो वो वेटलैंड साइट्स जो दलदली इलाके हैं वो वैसे ही बने रहे, तो उनको रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। और फिर केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई या इंटरनेशनल कम्युनिटी हुई, उनपे स्पेशल जोर देती है कि हाँ ये वैसे ही बने रहे, और उनको वैसे ही रखने की कोशिश करती है, जिससे उनका कार्बन जो अंदर है वो अंदर ही रहे उनके अंदर। अब है क्या ना, अभी सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है और विंडरवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में, ये 2 जगह, और एक थोल है और वल्धावारा है, ये 2 जगह हैं गुजरात में। इन 4 नई जगहों को रामसर साइट में घोषित कर दिया गया है इंडिया की, और इंडिया की टोटल 46 रामसर साइट हो चुकी हैं अब इस टाइम पे। अब ओवरऑल की बात की जाए ना, तो दुनिया में तकरीबन 2500, मतलब 2400 कुछ हो चुकी हैं, तो तकरीबन 2500 पहुंचने वाली हैं। 2500 रामसर साइट्स होने वाली हैं। उनमें अगर फर्स्ट रामसर साइट की बात की जाए तो कॉर्बी पेनिनसुला जो ऑस्ट्रेलिया में, वो फर्स्ट रामसर साइट था जो बना था। अगर सबसे ज्यादा रामसर साइट की बात की जाए तो वो यूके में है, और सबसे बड़ी रामसर साइट की बात की जाए तो वो बोलीविया में है। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए
तो इंडिया में यूपी और पंजाब दोनों पे 8-8 रामसर साइट है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। टॉप पे यूपी और पंजाब है। सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया की है सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरवन का इलाका है जो वेस्ट बंगाल में है, वो सबसे बड़ी रामसर साइट है। और सबसे छोटी रामसर साइट अगर इंडिया की बात करते हैं तो वो रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में। बाय द वे, जब अपन रामसर साइट की बात करते हैं ना, तो एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और हुआ था, जो अपन लोगों ने पहले कवर किया था बाय द वे, इन दोनों चीजों को। तो एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी हुआ था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या हुआ था? ऐसी रामसर साइट जिनसे केवल कार्बन उत्सर्जन का ही खतरा नहीं है, अगर उनके चारों ओर का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, उसको भी सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी अगर खत्म होगा तो वहां का वेटलैंड ऑटोमेटिकली फिर उसको बचाया नहीं ही जा सकता। सिंपल सी बात। तो उनके चारों ओर का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बचाना जरूरी है, वो भी खतरे में है। उन चीजों को अपन लोगों ने डाल दिया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। इंडिया में अभी दो चीजें हैं, एक तो है क्योलेडियो जो कि राजस्थान में है, और दूसरी है लोकतक जो कि लद्दाख में है। ये दो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। बाय द वे, अगर देखा जाए ना, तो राजस्थान में जो झील है, सॉरी हाँ, सांबर झील है, उसको भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया था, बट इसको बाद में हटा दिया गया था। अभी केवल दो है, जहाँ पे मतलब सिंपली जहाँ पे ज्यादा इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और उस वजह से वो वेटलैंड खत्म हो सकता है, तो उनको मॉन्ट्रेक रामसर साइट के साथ साथ में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डाल दिया जाता है। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि अपने मोदी जी ने घोषणा की है कि 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोग्राम की घोषणा कर दी, जिसका नाम रखा गया है गति शक्ति। कि ऐसे 100 लाख करोड़ के प्रोग्राम हैं जो इंडिया में शुरू किए जाएंगे, और जिससे क्या होगा, लोगों को वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं, रोजगार भी मिलेगा, इंडिया में इंफ्रा भी बढ़ेगा, इंडिया का डेवलपमेंट भी होगा। इन सब की बात की गई। अब ब्रो, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने इतनी बड़ी घोषणा 100 लाख करोड़ की कर दी पहली बार। मोदी जी ने इससे पिछले साल भी 110 लाख करोड़ की घोषणा की थी, और उससे पिछले साल भी 100 लाख करोड़ की थी। मोदी जी हर 15 अगस्त को करते हैं, ठीक है। और बाय द वे, इस बार की अगर थोड़ी 15 अगस्त की बात की जाए ना, तो जो अगले 25 साल इंडिया के डिफाइनिंग होंगे कि इंडिया आगे कैसे कैसे बढ़ेगा, इंडिया डेवलप कैसे करेगा, या जो मिलिट्री स्कूल्स होते हैं उनको जेंडर न्यूट्रल किया जाएगा, क्योंकि अब वो केवल लड़कों के लिए नहीं होंगे, उनमें लड़कियां भी पढ़ सकेंगी। उनको जेंडर न्यूट्रल किया जाएगा 2022 तक, सारे मिलिट्री स्कूल्स को। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर बात की, ओलंपिक के जो लोग आए थे उनको भी लेके मोदी जी ने बात की 15 अगस्त के भाषण में। और एक नया भाषण भी दिया है कि छोटे किसान देश की शान। तो मोदी जी भाषण तो मतलब अच्छी बना लेते हैं। और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक नया स्लोगन दिया है मोदी जी ने। आज तक वैसे तुमने सुना नहीं होगा बाय द वे, तो ये दिया है मोदी जी ने। और ओवरऑल में यही है जो मोदी की मेन बातें हैं जो उन्होंने अपने भाषण में कही 15 अगस्त को। दैट्स ऑल। जो जैनसेंटो द्वीप है, वहां पे जब अपनी नौसेना गई झंडा फहराने इंडिया का इस बार, तो उन लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह कर दिया कि नहीं तुम झंडा नहीं फहराओगे, ये वो। देखो, वो किए इस वजह से नहीं गए हैं कि नौसेना को रोक रहे थे या झंडा नहीं फहराना। वो आते इंडिया में ही है जैनसेंटो द्वीप, बट लक्षद्वीप के। बट हुआ क्या ना कि अभी लक्षद्वीप को लेके जैसी नीतियां बनाई हैं केंद्र सरकार ने कि वहाँ की इकोलॉजी एनवायरनमेंट को खत्म कर दिया जाएगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बना दिया जाएगा, वहाँ पे विलास बनाए जाएंगे। तो इन सबको लेके वहाँ के लोग जो है जैनसेंटो द्वीप के लोग, वो केंद्र सरकार से एकदम क्लैश में है। तो इस वजह से उन्होंने नौसेना को रोका था। बाय द वे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने झंडा नहीं फहराया। उन लोगों का कहना यह है कि जब तक नौसेना आई थी तो हम लोगों ने पहले से झंडा फहरा दिया था। इंडिया से अलग नहीं होना चाहते हैं, इंडिया से कुछ वो नहीं है, वो केवल नौसेना को रोक रहे थे क्योंकि उनके क्लैशेस हैं केंद्र सरकार को लेके। और उन्हें ऐसा लगा होगा कि केंद्र सरकार के लोग आए, फिर ये वो, फिर एंड में समझा वो जाके झंडा फहरा दिया गया था। सो ऐसा कोई की नहीं है इस न्यूज में। तो इतना ही है बस। जैनसेंटो द्वीप अगर न्यूज में आ जाता है तो वो अपने लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कहाँ पे है। तो जैनसेंटो द्वीप अपना लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के सदर्न पार्ट में। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट की बात करें तो आज के फ्रंट पेज पे हर जगह एक ही न्यूज है अफगानिस्तान को लेके, कि अफगानिस्तान पे काबुल में भी तालिबान आ गया है, और वहाँ के जो अशरफ घानी है जो प्रेसिडेंट है, वो खुद छोड़ के भाग गए हैं काबुल को। इवन दो यूके, ब्रिटेन, इंडिया सभी ने अपने लोगों को वापस बुला लिया। वहाँ की एम्बेसीज लोगों ने बंद कर दी। इंडिया की एम्बेसी बाय द वे अभी बंद नहीं हुई है, इंडिया में वहाँ पे अभी भी है एम्बेसी में लोग। और तालिबानी लोगों ने कहा है कि जो एम्बेसी के लोग हैं हम लोग उनको छेड़ेंगे नहीं, ये वो फलाने का। फिर भी यूके और यूएस वगैरह ने निकाल लिया है
इंडिया के एम्बेसी के लोग अभी भी वहां पे हैं, अब इंडिया देखते हैं क्या फैसला लेता है इन पे। बट इंडिया ने फिर भी अपने लोग तो बुला ही लिए हैं, 129 लोगों को लेके कल अपनी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लौट के आई है इंडिया में। और ब्रो यूएस की बात की जाए ना, तो यूएस की ये हार मानी जा रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, और फिर से तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया। और वहीं देखो, अब लोग कहते हैं यूएस यूएस के साथ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब अपन 1954 से लेकर 75 के बीच में वियतनाम वॉर की देखते हैं, तो वहां पे भी यूएस घुसा था, वियतनाम में बना रहा, और जैसे ही यूएस 75 में वियतनाम से निकला है, कम्युनिस्ट दोबारा से आ गए थे। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूएस के साथ में ऐसा हुआ हो। बट इंटरनेशनल लेवल पे यूएस के जो नए प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने इतनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, वहां की सेना बनाई, उस सेना ने लड़ने का भी प्रयास नहीं किया ब्रो, उन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया। वहां के प्रेसिडेंट हुए, और इवन तो वहां के जो नेशनल स्पोक पर्सन है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग वहां से बहुत से लोग निकल के पाकिस्तान चले गए, और प्रेसिडेंट वगैरह जो है बहुत से लोग निकल के वो यूके यूएस दुबई चले गए। तो जब तुम्हें लोगों के साथ में खड़ा रहना जरूरी था, वहां के प्रेसिडेंट और वहां के लोगों को, वहां के पॉलिटिशियंस को, तो अपने लोगों को ऐसी समस्या में छोड़ के तुम लोग भाग गए, पहली बात। दूसरा, फिर अभी वहां से बहुत सारी वीडियोस आ रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अब तालिबान का अगर कहा जाए तो तालिबान का कहना ये है कि हम वो 1996 वाले तालिबान नहीं है जो हम महिलाओं को रोकेंगे, महिलाओं को पढ़ने की, काम करने की पूरी आज़ादी होगी, बस ये है कि हाँ महिलाओं को जो हिजाब है वो पहनना पड़ेगा, शरिया लॉस को मानना पड़ेगा, दैट्स ऑल। वो सब तो बातें उनकी पहले से हैं कि शरिया लॉस को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब भी तालिबान आएगी अफगानिस्तान में। और अब देखते हैं, अब तो तालिबान आ ही गई है, अब देखते हैं इंडिया अपने इंटरेस्ट कैसे बना के रख सकता है तालिबान के साथ में, ही देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंडिया ने देखा जाए अफगानिस्तान सरकार को सपोर्ट किया है, बट तालिबान से दूसरी तरफ कन्नी सी काट ली थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि ना अपन लोगों ने कोई ऑफिशियल टॉक्स की है ना कुछ किया है। वहीं अपन देखते हैं कि चाइना और रशिया जैसे देश 2019 से ही तालिबान से ऑफिशियल टॉक्स कर रहे हैं लगातार। और फिर एक सबसे बड़ा बात ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट, जिसके पास में कहा जाता है कि 70, देखो तालिबान के पास में ट्रूप्स कंपैरेटिवली कम थे 75,000, और अफगानिस्तान के ट्रूप्स तकरीबन 3 लाख से ज्यादा है। ये यूएस जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन ने भी कहा था। तो उन्होंने लड़ने की भी कोशिश नहीं की, ऐसा क्या था कि उनके पॉलिटिशियंस ने उनको रोक रखा था, कि वो लोग पहले से चाहते थे। फिर कुछ लोकल जो रिपोर्टर्स हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान से भी लोग आए हुए हैं जिन्होंने तालिबानियों का सपोर्ट किया, उनके पास में अत्याधुनिक मिसाइल्स, हथियार, गाड़ियां थी जो पाकिस्तान से भेजी गई हैं। तो अब ये सब तो देखो जांच का विषय है, इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई पुख्ता सबूत किसी के पास में भी नहीं है। कुछ का कहना है भेजेगा, कुछ का कहना है नहीं भेजेगा, तो ये सब जांच का विषय है, ये सब आगे जाके सच्चाई इनकी पता पड़ेगी। बट अभी सबसे बड़ा बैकलैश है ये यूएस के लिए इंटरनेशनल इसमें लेवल पे। इसमें करप्शंस के भी रिपोर्ट आए ना कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन था इस बिल्कुल। गवर्नमेंट में। और ट्रूप्स को सैलरी वगैरह भी बहुत स्किप हो रही थी, 6 6 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली थी। हम्म। क्वालिटी इनको ये सर्विसेज नहीं मिल पा रहे थे। हम्म। तो अब वो ये कि इन पे इक्विपमेंट अच्छे थे नहीं, जो कि इसकी रिपोर्ट्स आई हैं कि क्वालिटी चीज़ें नहीं मिली, अच्छे से फंडिंग वगैरह पहुंची नहीं, वही है करप्शन है, बीच में कट गई आदि। तो हम्म। उसकी वजह से भी एक रीज़न दिए हैं कि ये लोग डिजर्ट कर दिए, क्योंकि इन लोगों को लगा फ़ायदा ही नहीं है इस सरकार के लिए लड़के ऐसा। बिल्कुल। अभी वो और भी हैं वो तो। इस सरकार के हाँ। लोगों की अगर देखा जाए ना ब्रो, ज्यादातर उनके खुद के जो एसेट्स हैं, जहां उन्होंने घर बनाए हुए हैं, जहां उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, वो अफगानिस्तान के बाहर है, जितने भी हम्म। पॉलिटिशियंस हैं सबके। क्योंकि अगर अपन एक बेसिक बात करें ना ब्रो, तालिबान घुसेगा और तुम पे उसी के उसी दिन यूएस और ब्रिटेन वीजा बना के दे देगा 1 घंटे, आधे घंटे में, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। तुमने वीजास वगैरह, पासपोर्ट पहले से तैयार करके रखे थे, काबुल हम्म। में घुसता है तालिबान, तुम अपने प्लेन से निकल जाते हो तुरंत। हम्म। समझे? तो ये तो पहले से ही दिखता था कि उन लोगों को पता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। मेरे हिसाब से तो 2 3 साल से तैयार होंगे यार वो लोग। बिल्कुल। क्योंकि काफी पहले से नहीं दिख रहा था कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज गुड फॉर नथिंग। नहीं ब्रो, पहले से नहीं दिख रहा था, क्योंकि यूएस जो मिलिट्री थी ना, जब वहां पे वो डिप्लॉय थी, तो 2 3 साल अगर पहले की बात की जाए, 3 साल पहले की, क्योंकि यूएस ने पिछले हम्म। साल कहा है कि हम निकलेंगे, 3 साल हम्म। पहले की बात की जाए तो वहां पे यूएस की जब तक मिलिट्री डिप्लॉय थी तब तक कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि यूएस मिलिट्री फ्रंट फुट पे लड़ती थी अगर देखा जाए तो, हम्म। और वो भी हम्म। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मिलिट्री के साथ में मिलकर।
लेकिन फिर वही यूएस जैसे जैसे निकला। और कल तो उन्होंने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एनवॉय कराया, जल्दी जल्दी भागे हैं वहां से ब्रो। जैसे हम्म। अपन ये वियतनाम की फोटोज देखते हैं ना यूएस की, कि यूएस ने हम्म हेलीकॉप्टर लगा लगा के अपने डिप्लोमेट्स निकाले थे, ऐसे ही हम्म सेम फोटोज आए हैं अफगानिस्तान से कल। हम्म हम्म ये एक ट्रम्प ने स्पीच वीच दी थी 2017-18 की बात है शायद। उसने मतलब हम्म, चेंज कर दिया था कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है सोल्जर्स का। तो उसने बिल्कुल। बोला था कि अब ये नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं टेररिस्ट को मारने के लिए। और मतलब हम्म लिटरली कोट कर रहा हूँ, दे आर नॉट देयर फॉर नेशन बिल्डिंग, दे आर देयर फॉर किलिंग टेररिस्ट, ऐसे हम्म बोला था उसने। तो वहां से मुझे लगता है ना कि वहां से फिर उसके साथ हमें दिख रहा था कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, गवर्नमेंट अलोन कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत बिल्कुल। ज्यादा करप्शन बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि अभी अभी आया है। हाँ, अरे करप्शन तो कर देखा जाए ना, तो अशरफ गानी हम्म वगैरह अपन इनकी बात करते हैं, तो उन्होंने आज से 15-15 20-20 साल से पहले अपने पैसे और इन सब चीजों को अफगानिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हम्म उनके घर अफगानिस्तान से बाहर हैं जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। हाँ तो अंदाजा लगा सकते हैं अपन। हम्म अब एक, वो- हम्म हाँ, बता अरे बता वही कुछ। मेरे साथ वो 2018 की उसकी स्पीच से ना, हाँ। ट्रम्प जो बोला, उससे मुझे लगता है कि वहां से हम्म ये लोग अफगानिस्तान के पॉलिटिशियन भी समझ गए होंगे कि अभी क्योंकि ट्रम्प का तो वही था ना। ट्रम्प ये तो उसने तो इलेक्शन में भी बोला था कि मैं ट्रूप्स को वापस लेके आऊंगा। बिल्कुल, और उसने कहा था तब अफगानिस्तान से हम खत्म कर देंगे पूरा। तो 2014-15 के बाद तो ये लोगों का भी इमोशंस में चेंज आ गया। वो लोग भी चाह रहे थे एकदम, ये वोटर्स, अमेरिकन वोटर्स हम्म भी यही चाह रहे थे कि ट्रूप्स वापस आए। तो वो इसलिए मैं कह रहा था कि दिख रहा था पहले से हम्म कि ये लाना चाह रहे हैं वापस, क्योंकि अमेरिकन वोटर्स अभी अगर सोचो कि 2015-16 में जो कंडीशंस थी वहां पे, तुम सोचते कि भाई अमेरिकन सारे हट जाए वहां से, जितने हम्म सोल्जर्स हैं। तो अचानक से हट जाते, अचानक से तो हट ही गए, अचानक से हट जाते। उस टाइम अगर सोचो तो उस टाइम तो क्लियर था ना कि अगर यूएस ही है जो रखी हुई है बस, हम्म यूएस की हम्म वजह से गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है अफगानिस्तान की, हम्म क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी फॉल्ट दिख रहे थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत पहले से रेडी होंगे कि नहीं, यूएस धीरे धीरे निकल रहा है, हमें अभी से तैयार हो जाना चाहिए, हम्म क्योंकि चांस कम था। एग्जैक्टली exactly। और इवन दो अभी वही है ना कि तालिबान के हाथ में जो अत्याधुनिक हथियार हैं जो यूएस, ब्रिटेन, इंडिया ने दिए थे, और हम्म नए इंफ्रास हैं जो यूएस ने बनवाया है, इंडिया ने तो वहाँ की पार्लियामेंट पूरी इंडिया ने ही बनवाई है अफगानिस्तान की, और हम्म डैम्स वगैरह बनवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने भी, यूएस ने भी वहाँ पे बहुत सारा डिप्लॉयमेंट किया है, उनको हथियार दिया है। ये सब अब तालिबान के हाथ में है। और हम्म अब तालिबान के फौजी केवल उतने नहीं रहे जितने थे। जैसे ही वो लोग पावर में आते हैं, अफगानिस्तान की जो मिलिट्री है वो भी उनकी हो हम्म जाती है तुरंत। हम्म तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी फ्यूचर में क्या होता है। हम्म अब यहाँ पे एक नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए, तो वो आई है मेघालय की तरफ से, कि मेघालय के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है मेघालय में वायलेंस को चलते हुए। अब हम्म मेघालय में हुआ क्या ना, एक पॉलिटिकल लीडर थे जो वहाँ के, उनको मार वगैरह दिया गया था। और जो वहाँ की वो मतलब पब्लिक के लिए बहुत काम करते थे, ग्रुप सेक्टर इन सब चीजों में बहुत काम करते थे। तो लोकल जनता ने बहुत प्रोटेस्ट किया वहां पे। टूरिस्ट जो मेघालय में घूमने वाले आए थे उनकी गाड़ियां वाड़ियां फोड़ दी, आग लगा दी, ये कर दिया, लोगों के घर जला दिए, बहुत प्रोटेस्ट हुआ उनको लेके कि उनको मार दिया गया, क्योंकि वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वगैरह थे उनको। अब और पूरा का पूरा ब्लेम दिया जा रहा है कि ये मारे गए हैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो मेघालय है उनकी वजह से। तो जो मेघालय के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इन वायलेंस को चलते ही रेजिग्नेशन दे दिया है वहां से। दैट्स हम्म ऑल। दूसरा अपन देखते हैं ना, एक टीम है टीम क्लॉ, वो अभी 1 सितंबर से स्टार्ट करेगी चढ़ाई करना सियाचिन पे। अब टीम क्लॉ क्या है, इसमें सारे दिव्यांग जन है। तो वो सारे दिव्यांग जन एक ग्रुप बना के सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाई करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो हम्म दैट्स ऑल। इसमें बस यही जानना जरूरी है कि टीम क्लॉक क्या है और टीम क्लॉक कर क्या रही है। अब एक रिपोर्ट अभी मांगी गई थी लोकसभा में, लोकसभा या मे बी राज्यसभा में। तो अपने मंत्री ने उस रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ये लिखा हुआ है ना, पिछले 3 साल में नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर से कितने लोग मारे गए हैं। तो तकरीबन तकरीबन 6,808 लोग ऐसे हैं जो नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर से मारे गए हैं। और उनमें सबसे ज्यादा 984 लोग वेस्ट बंगाल में मारे गए हैं। और अगर नेचुरल क्लाइमेट की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया कौन सा रहा है,
तो वो रहा है केरल का, और दूसरे नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश का, क्योंकि केरल और मध्य प्रदेश में बाढ़ की बहुत प्रॉब्लम्स होती है देखा जाए तो, अभी भी चल रही है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की तरफ से आई है कि दिल्ली में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शुरू की गई है सीआरपीएफ की तरफ से। अब यहाँ पे जब सीआरपीएफ आ जाता ना तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि कभी भी कोई मिलिट्री फोर्स कोई लाइब्रेरी शुरू करे, वो भी एक प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, तो ये चीज एग्जाम में और स्पेसिफिकली पूछी जा सकती है कि सीआरपीएफ ने लाइब्रेरी ऑफ व्हील्स कहां शुरू की, या लाइब्रेरी ऑफ व्हील्स दिल्ली में किस पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा शुरू की गई, तो वो होगा सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ की बात की जाए तो 1939 में बनी थी। पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं अपने जो काम करते हैं अपनी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और कुलदीप सिंह हैं जो अभी डायरेक्टर हैं सीआरपीएफ के, दैट्स ऑल। अब एक आर्टिकल आया है कर्नाटक की कैबिनेट को लेकर। कर्नाटक की अभी कैबिनेट नहीं बनी है, तो वहां के मंत्रियों ने शपथ ली। जब शपथ ली ना तो कुछ लोगों ने कुछ पर्टिकुलर लोगों के नाम से शपथ ली थी, कुछ लोगों ने गौ माता के नाम पे शपथ ले ली, कुछ लोगों ने किसानों के नाम पे शपथ ले ली। तो इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि ये शपथ किसी और के नाम पे लेना कहां तक सही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ तो ली बट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले किसी और का नाम ले देना, ये कहां तक सही है, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है पूरा। तो थोड़ा अगर अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें एक थे कामत जी। कामत जी का कहना यह था कि हम लोगों को जब भी हम शपथ लेंगे, हमारे मंत्री शपथ लेंगे, विधायक शपथ लेंगे, तो ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी चाहिए। बट दूसरी तरफ रोहिणी कुमार थी, उनका कहना यह था कि अगर ईश्वर के नाम पे ही शपथ लेंगे तो अपन को गॉडेस के नाम पे शपथ लेनी चाहिए, गॉड्स के नाम पे क्यों लेनी चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर वही अगर किसी गॉड या किसी गॉडेस को स्पेसिफिक कर देते हैं अपन लोग या गॉड के नाम पे, तो मान लो कोई ऐसा बंदा है जो भगवानों में रुचि ही नहीं रखता है, मानो कोई ऐसा बंदा है जो भगवान को, ईश्वर को, इन सब चीजों को मानता ही नहीं है, तो फिर वो कहेगा कि ये शपथ मेरे लिए कुछ नहीं है, फिर तो वो संविधान भी नहीं मानेगा जब गॉड के नाम शपथ लेंगे। तो हुआ क्या था ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब इस पे वोटिंग करवाई गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था कि किसी भी गॉड, गॉडेस या किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के कोई देवता, किसी के नाम पे भी शपथ नहीं ली जाएगी। हम लोग सोवरेन है, हम लोग सबसे ऊपर है, और शपथ ली जाएगी केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन की और इंडिया की। 2012 में केरल के एक विधायक थे जिन्होंने शपथ ले ली थी, वहां के लीडर थे, वहां के पॉलिटिकल लीडर थे, उनके नाम पे शपथ ले ली थी। तो उसको लेके एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ मना कर दिया था कि तुम ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है या कोई भी है या कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बंदा है, किसी के नाम पे तुम शपथ नहीं ले सकते, और उनको दोबारा शपथ लेनी पड़ी थी केरल में। अब अभी क्या हुआ ना, कर्नाटक में कैबिनेट के 3-4 लोगों ने गौ माता के नाम पे, किसानों के नाम पे, पर्टिकुलर लोगों के नाम पे शपथ ले ली है। अभी अगर इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका तो ये आगे जाके एक परंपरा बन जाएगी, और परंपरा, ऐसी परंपराओं को चलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब भी तुम किसी स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक चीज को टारगेट करते हो तो दूसरे ग्रुप तुमसे घृणा करने लगते हैं, दूसरे ग्रुप से तुम एक ग्रुप के एलाई बन जाते हो, तो दूसरा ग्रुप तुम वर्सेस में आ जाते हो, जबकि कोई भी मंत्री किसी भी एक ग्रुप का नहीं होता, वो पूरे राज्य का होता है। तो तुम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि अमेरिका का लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में लोग शपथ, लेकिन अमेरिका में एक चीज रखना, अमेरिका में कहीं भी उनकी शपथ जब वो लेते हैं तब वो गॉड का नाम नहीं लेते। शपथ लेने के बाद वो कहते हैं कि हाँ गॉड मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी शासन सही से चला सकूं, बाद में कहते हैं शपथ के समय नहीं कहते, और इन्होंने शपथ से पहले कह दिया है। तो ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है, इसको कहां तक चलने दिया जा सकता है, इस पूरे पे ये आर्टिकल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और इस प्रकार की परंपरा को इंडिया में नहीं चलने देना चाहिए। दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो इतना ही है। नेक्स्ट आर्टिकल है, वो आया है भारत के विदेशी संबंधों पे कि 1947 से 1921 तक भारत के विदेशी संबंध 4 फेज में अलग अलग तरीके से कैसे बने, कैसे बढ़े, इन सब में। पहला फेज बताया गया है 1947 से लेकर 1962 के बीच में, जब नेहरू जी का शासन था, इंडिया में भुखमरी थी, इंडिया में अनाज की कमी थी, इंडिया में इंफ्रा नहीं था,
तो उस समय जब अपन इंडिया की नीति देखते ना, तो इंडिया ग्लोबल पावर के रूप में उभरना चाहता था। इंडिया ने नेम बनाई, नॉन अलायंस मूवमेंट। इंडिया एंटी कॉलोनियल देश को आपस में जोड़ा। ग्लोबल पॉलिसीज की मदद से इंडिया आगे बढ़ना चाहता था। इंडिया ने अपनी ग्लोबल पॉलिसीज ऐसी बनाई थी कि इंडिया में खुद प्रॉब्लम चल रही थी, फिर भी इंडिया ने भूटान को मदद की, इंडिया ने नेपाल को मदद की। इंडिया ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहा था उस टाइम में। लेकिन खुद को मतलब खुद की प्रॉब्लम सुलझाते इंडिया ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा था। जितने भी छोटे देश से जो कॉलोनियलिज्म से परेशान थे उनको नेम में जोड़ा, नेम का हेड बना, मतलब बहुत सारी चीजें की इंडिया ने। फिर उसके बाद में 1962 से 71 के बीच में अपन लोग देखते हैं तो स्थितियां बहुत बदल गई, क्योंकि 1962 से लेकर 71 में इंडिया की ग्लोबल लीडर वाली छवि कहीं खो गई जाके। क्योंकि पहली बार तो अपने पास में वॉर्स हुई बहुत ज्यादा। वॉर्स के बाद में सोवियत ट्रिटी हुई थी। उसके बाद में बांग्लादेश की आजादी की बात करें, जो अपन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। इन प्लेट्स पे इंडिया को फायदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जब अपन देखते हैं ना कि जब सिक्किम भारत ने ले लिया तो चीन बाहर से नाराज हो गया। वहीं जब न्यूक्लियर अपन लोगों ने जो पोखरण में किया था न्यूक्लियर टेस्ट, तो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में अमेरिका सहित जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो बड़े देश हैं, वो सब इंडिया से नाराज हो गए थे। ऊपर से इंडिया अगर देखते हैं, जो अपन लोगों ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन पुत्र जो चलाए थे श्रीलंका पे, वो फेल हो गए थे इंडिया के दोनों। और उनमें देखा जाए तो इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो जो ग्लोबल लीडरशिप वाली छवि है वो 1962 से लेकर 71 के बीच में इंडिया की धूमिल होती नजर आती है। इंडिया को कुछ फ्रंट पे फायदा भी हुआ है, वॉर में देखा जाए और बांग्लादेश की आजादी को देखा जाए, ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखा जाए, तो इन फ्रंट पे फायदा भी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की छवि को नुकसान भी हुआ है। उसके बाद में अगला एरा आता है 1991 से लेकर 1908 तक। 1991 में क्या होता है ना, अपन एक बाजार के रूप में स्थापित होते हैं और दुनिया की नजर अपने पास में आती है, क्योंकि अपन एलपीजी करते हैं, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अपन इंटरनेशनल लेवल पे एक उभरते हुए बाजार के रूप में स्थापित होते हैं और हर देश अपनी तरफ आकर्षित होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो उसी टाइम पे कारगिल वॉर भी हुई। कारगिल देखो, अगर दो चीजों पे कहा जाए तो 1991 से 1908 के बीच में इंडिया को बैकलैश झेलना पड़ा। एक तो कारगिल वॉर और दूसरा आतंकवाद, क्योंकि IC-814 जो हाईजैक हुआ था वो भी इसी टाइम पे हुआ था। फिर 2008 में देखा जाए तो रिसेशन भी आ गया, 26/11 भी हो गया था अपने यहाँ 2008 में ही, जो कसाब वगैरह ये लोग आ गए थे, ताज ओबरॉय होटल, इन सब को हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इंडिया को आतंकवाद, दूसरी तरफ जो कारगिल वॉर हुई, तो एक देश जो ग्लोबल लीडर बनना चाहता है वो देश खुद की ही रक्षा ना कर पाए, वो अपने आपसी जो कहा जाता ना कि आपसी जो कोएलिशन से जो आसपास के देश है उनसे अच्छे संबंध ना रख पाए, उनके बीच में समृद्धता ना कर पाए, बायलेटरल टाइस लोगों के बीच में अच्छे ना हो, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है उस देश में। तो वो जब खुद को नहीं संभाल पा रहा तो वो वर्ल्ड पावर कैसे बन सकता है? ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। बट अगर अपन दूसरी तरफ देखते हैं ना, तो एक समृद्ध बाजार के रूप में स्थापित होने की बात की जाए, या आईटी सेक्टर इंडिया का इतना डेवलपमेंट की बात की जाए कि तृतीयक सेक्टर बढ़ता ही चला गया इंडिया का और इंडिया आईटी हब बन गया। वहीं दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, देखो जब अपन लोगों ने पोखरण में वो किया था ना टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, तो इंटरनेशनल लोगों ने अपन लोगों को खुद से काट दिया था। बट 2008 में अपन आके देखते हैं कि एनएसजी ने इंडिया को छूट दे दी कि आप चाहें तो कहीं से भी न्यूक्लियर एनर्जी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और विदेशी व्यापारों से दोबारा इंडिया को जुड़ने का मौका मिला 2008 में आके, अगर देखा जाए तो। क्योंकि 2008 तक इंडिया विदेशी व्यापार से टूट चुका था बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियर टेस्ट। वहीं अपन 2008, लेकिन देखो वो भी अगर देखा जाए वो जरूरी था कि नहीं था, वो एक दूसरा टॉपिक है, क्योंकि वो भी जरूरी था अगर देखा जाए तो, क्योंकि अपने आसपास के सीमावर्ती जो देश है उनसे अपने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो इंडिया को पावरफुल बनना भी जरूरी था दूसरी तरफ। नहीं तो फिर अफगानिस्तान जैसी हालत हर देश की हो जाती है जो अपनी पावर, अपनी सोवरेनिटी को सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो वहीं 2008 से 2021 के बीच की बात करें तो अभी क्या है, अभी इंडिया इकोनॉमिक पावर बन रहा है। इकोनॉमिक पावर में 6th
अपन लोग कहा जाए ना कि टोटल इकोनॉमी में तो वर्ल्ड लेवल पे अपन 6 नंबर पे पहुंच चुके हैं, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अपनी। क्षेत्रीय पावरों में अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय रूप से इंडिया अभी भी विफल रहा है, क्योंकि अपन चीन से आपसी संघर्षों की बात कर लें जो अपने अरुणाचल, डोकलाम इन सब में चल रहे हैं, या अपने पाकिस्तान से आपसी संघर्षों की बात कर लें। इवन दो अपन यहाँ देखते हैं कि नेपाल ने भी अपना नया मैप जारी कर दिया जिसमें उसने इंडिया के रीजन अपने में दिखा दिए। तो आपसी देश जो अपने चारों ओर है उनसे इंडिया के आज भी संघर्ष चल रहे हैं। बट दूसरी तरफ इंडिया एक इमर्जिंग पावर के रूप में उभर रहा है, इंडिया एक इकोनॉमिकल पावर के रूप में उभर रहा है, क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इंडिया। शांति के रूप में देखा जाए तो इंडिया दूसरी तरफ शांति के लिए भी काम कर रहा है, अपने ही नहीं दूसरे देशों की भी मदद करता है। जा जाके जैसे अभी अपन लोग श्रीलंका की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, अपन लोगों ने अफ्रीकन कंट्रीज की मदद की है वैक्सीनेशन में, अपन लोगों ने नेपाल, भूटान में भी जाकर मदद की। इवन तो पाकिस्तान और चीन की भी अपन लोगों ने मदद की है, ऐसा नहीं है। तो इंडिया एक इमर्जिंग पावर है। इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनने के लिए इमर्जिंग पावर से अपनी क्षेत्रीय शांति और क्षेत्रीय संघर्षों को खत्म करना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि अगर तुम चीन से बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर लड़ते रहोगे और पाकिस्तान से तुम कश्मीर को लेकर लड़ते रहोगे, या नेपाल से तुम उस एरिया को लेकर लड़ते रहोगे, वेस्ट बंगाल के एरिया को लेकर, तो तुम अपनी क्षेत्रीय शांति स्थापित नहीं कर पाओगे। तो तुम वर्ल्ड लेवल पे खुद को ग्लोबल पावर के रूप में कैसे दिखा पाओगे? तो इंडिया के पास में अभी ये चैलेंजेस भी है, बट इंडिया के पास में इतनी इकोनॉमिकल पावर भी है और इतने संसाधन भी है और इतनी युवा जो जनता भी है। कहा जाता ना चीन में एवरेज एज जो है ना वो 38-40 की तकरीबन है, इंडिया की एवरेज एज अभी 23 है। तो इंडिया के पास में इतनी युवा शक्ति है जो अगले 40 साल तक इंडिया सबसे युवा देश रहना है। इसको इंडिया कैसे यूज करता है, इसलिए मोदी जी ने भी अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा है कि अगले 25 साल इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होंगे। वो ये डिफाइन करेंगे कि इंडिया ग्लोबल लीडर कैसे बनेगा और कैसे नहीं बन सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया के पास में अभी संघर्ष भी है और अभी चुनौतियां भी हैं, बट इंडिया इनसे कैसे उभर के निकलता है, यही सब दिया हुआ है इस आर्टिकल में। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल आया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके, बाय द सॉरी एक सेकंड। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल आया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके। देखो ये आर्टिकल लिखा है कर्नाटक के फॉर्मर जो अपने सीएम रहे हैं उन्होंने। तो ये आर्टिकल बहुत हद तक एंटी बीजेपी है, बट इसमें से अपने एग्जाम के लिए क्या जरूरी है अपन वो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखा जाए ना कि कर्नाटक, उन्होंने कहा है कि देखो बेसिकली उनका कहना ये है कि नॉर्थ इंडिया का बोझ साउथ इंडिया उठा रहा है रेवेन्यू में, कि कर्नाटक 1 रुपए टैक्स देता है केंद्र को, तो कर्नाटक को जब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 0.42 पैसा मिलता है। वहीं यूपी जब 1 रुपए देता है तो यूपी को 1.79 रुपए मिल जाता है, क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो बट यहाँ पे उन्होंने ये बोलते हुए ये नहीं देखा कि तुम एक राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो, तुम एक देश के रूप में स्थापित हो, और जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर बंदा कोई टैक्स देता है तो देश को टैक्स देता है, ना कि अपने राज्य को टैक्स देता है। इन्होंने साउथ नॉर्थ को बांटने जैसी बात कर दी है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज अगर आपका आईटी अब बेंगलोर में बना हुआ है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां ही है। राज्य ने सपोर्ट किया नो डाउट, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नीतियों में उन चीजों को प्राथमिकता नहीं देती तो आज जैसा बेंगलोर स्थापित है वैसा स्थापित नहीं ही हो पाता। तो अपन लोगों ने एक संघ के रूप में डेवलप किया है, अपन लोगों ने एक भारत के रूप में डेवलप किया है, ना कि एक पर्टिकुलर राज्य के रूप में। तो यहाँ पे ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि इनको ज्यादा टैक्स मिलता है उनको कम टैक्स मिलता है, नो डाउट मिलता है। अगर देखो सदर्न स्टेट्स ने ना बहुत अच्छा काम किया है, अपन लोग अगर लोक नियोजन की बात करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, तो उसका इंसेंटिव सदर्न जो स्टेट्स है उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, नो डाउट मिलना चाहिए। बट यहीं पे नॉर्दर्न रीजन से अगर तुम सदर्न रीजन को एकदम बांटने लगोगे ना, तो लोगों की आपसी सहभागिता जो एक राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्रवाद की नीति होती है, वहां तुम आपसी फूट डालने की कोशिश कर रहे हो केवल और केवल अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए, जो कि बहुत गलत है। वहीं अगर इन्होंने एक बात और की है कि जो 15 फाइनेंस कमीशन था 1970, और उसने क्या किया ना 1971 की जनगणना को ना देखते हुए नई जनगणना लिए, इस वजह से ये सब रेवेन्यू सिस्टम बटाया। और जो स्पेशल टैक्सेस होता क्या ना कि कुछ स्पेशल टैक्सेस जैसे स्टेट में आपदा आती है
तो कुछ स्पेशल टैक्सेस को अध्यारोपित करने की शक्ति स्टेट के पास थी जब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ था। तो अब जब से जीएसटी लागू हुआ है ना, तो मानो तुम्हारी स्टेट में कोई आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा, तो अगर तुम्हें कुछ स्पेशल 1-2% टैक्स लागू करना है किसी भी चीज पे, तो उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जीएसटी काउंसिल में बहुत हद तक एक ही पार्टी की सत्ता जमी हुई है, तो तुम्हें उस पार्टी की अनुमति चाहिए अगर देखा जाए दूसरी तरफ से, तो क्योंकि अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो तुम्हें अनुमति मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कई कई बार संघ और राज्य के बीच में, कि राज्य में अगर किसी और सरकार की गवर्नमेंट है और केंद्र में किसी और सरकार की गवर्नमेंट है, किसी और पार्टी गवर्नमेंट है, तो उन दोनों में आपसी संघवाद की धारणा नहीं बन पाती और राज्य अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें परमिशन ही नहीं मिलती केंद्र से उन चीजों को करने की। ये इसमें कहा गया है कि स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, ये कहा गया। एक कहा गया है जैसे आईबीपीएस का एग्जाम ले लो, तो आईबीपीएस जो बैंक का एग्जाम होता है, आईबीपीएस के एग्जाम में कंपलसरी कर दी गई है 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। तो जब तुम हिंदी और इंग्लिश को ही कंपलसरी कर दोगे, तो आईबीपीएस के जो चयनित लोग होते हैं वो कर्नाटक, बैंगलोर, हर जगह रहते हैं ब्रो, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, हर जगह। तो उन लोगों के लिए वो एग्जाम कंपैरेटिवली और ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है हिंदी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, कि हिंदी और इंग्लिश को जब तुम कंपलसरी कर देते हो, तो क्षेत्रीय भाषाएं वहां पे काफी पीछे रह जाती हैं, क्योंकि अभी एक कर्नाटक में बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, तो उसको चाहिए कि वहां पे क्षेत्रीय लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बात करने वाला इंसान उस बैंक में। और तुम हिंदी और इंग्लिश को जब कंपलसरी कर देते हो, तो फिर जरूरी नहीं रह जाता कि उसमें लोकल लैंग्वेज वाला इंसान आएगा, हो सकता है कहीं और से कोई आ जाए। तो इन पे ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की ना, तो उसमें 2 लैंग्वेज तो कंपलसरी है, कि एक तो तुम्हें जो रीजनल लैंग्वेज है, जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा है, वो पढ़ानी पड़ेगी, और दूसरा तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी। तो यहां तक तो ठीक था, बट केंद्र सरकार ने कहा है एक तीसरी लैंग्वेज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि बच्चों को सिखाना जरूरी है। एक तो उनकी लोकल लैंग्वेज, और एक इंग्लिश, और एक तीसरी लैंग्वेज। और तीसरी लैंग्वेज में अगर तुम फ्रेंच लैटिन कोई भी रख सकते हो, बट बेसिकली अगर तुम फ्रेंच लैटिन या ये सब नहीं सिखा पा रहे हो, तो तुम्हें हिंदी सिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे महाशय का ये भी कहना है, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, कि केंद्र सरकार फोर्स कर रही है कि हिंदी सिखाया जाए, क्योंकि लैटिन फ्रेंच सिखाने वाले टीचर्स हर जगह मिल नहीं पाएंगे, हिंदी सिखाने वाले टीचर्स आराम से मिल जाएंगे इंडिया में, अगर बेसिकली कहा जाए तो जब थर्ड लैंग्वेज स्कूल में सिखाने की बात आएगी बच्चों को, तो हिंदी ही सिखाई जाएगी। तो केंद्र सरकार यहाँ हिंदी को प्रमोट कर रही है, ये कहा गया है। वहीं ये पूरा आर्टिकल में यही सब था। मतलब देखो, इस आर्टिकल को बहुत संभल के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये टोटल एंटी बीजेपी है, और बहुत ज्यादा इसमें कोशिश की गई है अपने पॉलिटिकल फायदों को दर्शाने की, पॉलिटिकल फायदे निकालने की। ये सब चीजें वो अपने पॉलिटिकल व्यूज हैं राइटर के, तो इसको अपन को अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, कि एग्जाम में इनमें क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं। और एक सहकारी संघवाद की जब बात आती है, तो उसमें सच में क्या चीजें जरूरी हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना और हमें लिखना आना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो दैट्स ऑल, इस आर्टिकल में तो यही है। और अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए, कि 15 और 16 अगस्त की, तो इसमें तो यही न्यूज थी ब्रो। दैट्स ऑल।